अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। आज का ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव भी है लेकिन इसके साथ साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है प्रेगनेंसी और डेंटिस्ट्री को साथ में मिला करके कि इन प्रेगनेंसी के दौरान में डेंटल के इश्यूज़ कौन से होते हैं और आया कि डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो के ज़रिए से उन तमाम क्वेश्चंस का जो है वो आंसर कर दिया जाए जो आपके जहन में प्रेगनेंसी और डेंटिस्ट्री के हवाले से मौजूद हों। इसको 4 सेक्शंस के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहले सेक्शन में हम लोग उन कंसर्न्स को डिस्कस करेंगे जो कि डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से हो सकते हैं। ये कंसर्न्स डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं और पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। सेकंड सेक्शन के अंदर उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा कि जो अमूमन प्रेगनेंसी के अंदर डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ब्लीडिंग गम्स या खून मसूड़ों में खून का आने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। दूसरा ये कि एक जो कैविटी फॉर्मेशन है जो कैरीज दांतों में लग जाती है या कैविटी स्टार्ट हो जाती है वो क्यों होती है। तीसरे सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि वो कौन से डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि करवाए जा सकते हैं आसानी के साथ और कौन से डेंटल ट्रीटमेंट्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए। चौथे नंबर पे उन प्रिकॉशंस का या उन एहतियात का ज़िक्र किया जाएगा जो कि कोई भी ख़ातून ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज़ जिनको लेने चाहिए दांतों के ख्याल रखने के हवाले से, या अगर डॉक्टर को विज़िट कर रही हैं तो कौन कौन सी एहतियात उनको करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले सवाल जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि क्या प्रेगनेंसी के अंदर डेंटल एक्सरेज़ करवाए जा सकते हैं या नहीं। तो देखें, अमूमी तौर पे तो एक्सरेज़ मना होते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन स्पेसिफ़िकली जब डेंटल एक्सरेज़ की बात करते हैं तो ये इनको कहा यह जाता है कि इनकी जो शुआएँ हैं या इनकी जो रेडिएशंस हैं वो इतनी कम होती हैं कि वो अमूमी तौर पे किसी किस्म का उनमें नुकसान का एहतिमाल नहीं होता। तो डेंटल एक्सरेज़ को सेफ़ समझा जाता है, लेकिन इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो बहुत ज़रूरी या अशद ज़रूरी एक्सरेज़ हों, इसके अलावा एक्सरेज़ ना हों। दूसरी ये कि उनकी जो तादाद है, नंबर ऑफ़ डेंटल एक्सरेज़ जो हैं उनकी तादाद को कम से कम किया जाए। तीसरा एक अहम पॉइंट ये कि जो पेशेंट है उसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग जिसको लेड एप्रन कहा जाता है, एक ऐसा एप्रन जिससे लेड से बना हुआ होता है, उसको कवर करके उसके बाद फिर डेंटल एक्सरेज़ किए जाएँ। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मसला ये होता है कि अमूमी तौर पे लेड एप्रन जो है हमारे यहाँ मौजूद नहीं होता, डेंटल क्लिनिक्स के अंदर मौजूद नहीं होता। ये हॉस्पिटल सेटअप के अंदर तो मिल जाता है लेकिन डेंटल क्लिनिक्स पे अमूमी तौर पे मौजूद नहीं होता। तो लेकिन अगर जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर लेड एप्रन के साथ एक्सरेज़ किए जा सकते हैं। दूसरा एक और अहम सवाल ये है कि क्या मेडिसिन्स सेफ़ हैं, ये मेडिसिन्स को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो इन मेडिसिन्स के अंदर 2 कैटेगरीज अमूमी तौर पे होती हैं, एक तो पेन किलर्स की और एक एंटीबायोटिक्स की, जो कि डेंटल ट्रीटमेंट्स के दौरान में या उससे पहले इस्तेमाल करवाई जाती हैं। देखिए, पेन किलर्स के अंदर एक तो मेडिसिन आती है पैरासिटामोल, जिसके मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर आती है, वो डिस्प्रॉल के नाम से भी आती है। इसको तो कंपैरेटिवली सेफ़ समझा जाता है, ये इस्तेमाल की जा सकती हैं पेन को रिलीफ़ करने के लिए। अच्छा, इसमें जो दूसरी एक और ग्रुप है जिसमें ब्रूफेन, एनसैड और दूसरी बेहतर मेडिसिन्स हैं पेन को कंट्रोल करने के लिए। इनको डिपेंड करता है कि कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। किसी ट्राइमेस्टर में ये बेहतर होती हैं, इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, और किसी ट्राइमेस्टर में नहीं इस्तेमाल करवाई जा सकती। तो अगर आपको पैरासिटामोल के अलावा कोई और मेडिसिन्स दी गई है तो बेहतर ये है कि आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो प्रेगनेंसी को जो डील कर रही हैं उनसे इन मेडिसिन्स को डिस्कस कर लिए जाए कि ये मेडिसिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। आम तौर पे जो पैरासिटामोल है, ये डिस्प्रॉल जिसको मैंने आपको बताया उसके नाम से आती है, वो सेफ़ समझी जाती है। इसके अलावा जितनी मेडिसिन्स पेन किलर हैं उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस किया जा सकता है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स के अंदर भी कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं जो पेनिसिलिन ग्रुप के अंदर आती हैं, एमॉक्सिसिलिन हो गई है और दूसरी मेडिसिन हैं, वो सेफ़ समझी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं उनमें से अक्सर बेहतर है कि इस्तेमाल ना करवाई जाए। तो अगर एंटीबायोटिक्स भी आपको दी गई हैं तो फिर उनको भी बेहतर ये है कि गायनेकोलॉजिस्ट से पहले डिस्कस करके उसके बाद फिर उनको इस्तेमाल करवाया जाए। अच्छा, इसमें जो है एक और जो चीज़ डेंटल ट्रीटमेंट के अंदर होती है वो इंजेक्शंस, या जो इंजेक्शन के अंदर जो मेडिसिन है जो सुन्न करने के अमल होता है दांतों को, वो किया जाता है।
उसको भी सेफ़ समझा जाता है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। दांतों को जो सुन करने की जो इंजेक्शन है उसको लगाना या लगवाना कोई मसला उसके अंदर नहीं होता। अच्छा, एक और सवाल जो पेशेंट्स की तरफ से आता है कि डेंटल ट्रीटमेंट कब करवाना ज़्यादा बेहतर है प्रेगनेंसी के दौरान में। इसका जवाब ये है कि क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीने होते हैं, इनके अंदर बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है और बड़ी सेंसिटिव होती है। तो बेहतर ये है अगर डिले किया जा सकता है तो पहले ट्राइमेस्टर को डिले कर दिया जाए। इसका मतलब ये जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तब तो उसको डिले नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट जो थोड़ा सा डिले हो सकता है तो उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेकर के जाया जाए। इसी तरीके से आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है, आखिरी के जो 3 महीने होते हैं, ये इनके अंदर जो पेशेंट की जो पोजीशन होती है, क्योंकि डेंटल चेयर पे कोई आधे पौने घंटे तक, बाज़ औक़ात घंटे तक ट्रीटमेंट चलता है, तो उसमें उस दौरान में उस वेट के साथ बैठना या लेटना डेंटल चेयर के ऊपर मुश्किल होता है पेशेंट के लिए। तो आखिरी ट्राइमेस्टर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि उस ट्रीटमेंट जो है उस ट्राइमेस्टर के अंदर ना जाए, बल्कि सेकंड ट्राइमेस्टर जो बीच के 3 महीने होते हैं उनमें वो ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। इसमें कई सारी जो मेडिसिन्स हैं उनको भी कहा जाता है कि वो कंपैरेटिवली सेफ़ होती हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो है डेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से बेहतर है पहले और आखिरी ट्राइमेस्टर के मुकाबले के अंदर। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन डेंटल प्रॉब्लम्स को जो कि अमूमी तौर पे प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं फ़ील करती हैं। पहले तो सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ब्लीडिंग गम्स या दांतों में मसूड़ों में खून आने की जो शिकायत होती है वो होती है। इसमें 2-3 मसले जो हैं वो होते हैं। एक तो ये कि जो मॉर्निंग सिकनेस पेशेंट को महसूस हो रही होती है, मॉर्निंग सिकनेस अर्ली जो दिन का जो अर्ली का हिस्सा होता है, पहला हिस्सा जो होता है, उसमें अमूमन उनको नॉजिएटिंग फीलिंग जो है, जो मतली की सी कैफियत है वो ज़्यादा होती है, वॉमिटिंग होने के उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें फिर होता ये है कि वो अमूमी तौर पे ब्रश जो है, सुबह मॉर्निंग का जो ब्रश है उसको वो स्किप कर देती हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो गम्स के अंदर, गम्स के सराउंडिंग के अंदर या दांतों के ऊपर जो है वो टार्टर डिपोजिशन और जो प्लैक डिपोजिशन है वो ज़्यादा होती है, और इस ज़्यादा डिपोजिशन की वजह से जो मसूड़े करीब के हैं उनमें सूजन आ जाती है। तो जब जितनी ज़्यादा सूजन आएगी उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इसके अंदर मसला ये होता है कि क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान में, इस वजह से जो मसूड़े हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं आम लोगों के बनिस्बत। अच्छा, अगर प्लैक या टार्टर डिपोजिशन प्रेगनेंसी से पहले हो और कभी कभार जो है ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो उनको, तो प्रेगनेंसी के दौरान में यही प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताई कि मसूड़े जो हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम ख़वातीन के साथ होता है वो कैविटी फॉर्मेशन उनके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह भी यही है कि एक तो लैक ऑफ ब्रशिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि वॉमिटिंग या मतली की सी कैफियत की वजह से, यह अपना ख्याल रखना डेफिनेटली एक मुश्किल मरहला होता है। उस दौरान में जब ब्रशिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी तो फिर कैविटी फॉर्मेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि इस प्रेगनेंसी के दौरान में अमूमी तौर पे जंक फूड या मिठास या इस तरह की चीज़ें खाने का ज़्यादा दिल चाह रहा होता है और ख़वातीन इस तरफ चली जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, जितना ज़्यादा स्वीट ली जाएगी, उतना ज़्यादा फिर कैविटी फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक तरफ तो जो खाना पीना है वो चेंज हो जाता है, दूसरी तरफ जो है वो जो क्लीनिंग है दांतों की जो प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं होती। इन दोनों का जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि जो उसकी जो कैविटी फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाती है उसकी, और या फिर स्पीड अप हो जाती है। अगर पहले से मौजूद हो कैविटीज़ तो उस स्टेज के अंदर आकर के स्पीड अप हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ प्रोग्रेस कर रही होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वीडियो के अहम सेक्शन की तरफ कि कौन कौन से डेंटल ट्रीटमेंट करवाए जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो जो डेंटल क्लीनिंग या स्कैलिंग जिसको कहा जाता है उस तरफ आ जाते हैं। डेंटल क्लीनिंग या स्कैलिंग करवाना रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी के दौरान में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस दौरान में जो टार्टर डिपोजिशन या प्लैक डिपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है और ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से आम लोगों की बनिस्बत इस पीरियड के अंदर दांतों की क्लीनिंग करवाना इसको रिकमेंड किया जाता है कि करवा लिया जाए।
दूसरे नंबर पे डेंटल एक्सट्रैक्शन, ये सिंपल उस दांत को निकालना आप समझ लीजिए। जो सिंपल एक्सट्रैक्शन है जो आम तौर पे किसी भी दांत की हो सकती है, उसमें क्योंकि पेन किलर, सिंपल पेन किलर्स दांत एक्सट्रैक्शन के बाद चाहिए होती हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, और वो सेफ़ होती हैं, एंटीबायोटिक की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो सुन करने का है जैसे मैंने बताया कि वो भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, और सिंपल एक्सट्रैक्शन में एक्सरेज़ की भी अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपल एक्सट्रैक्शंस जो हैं वो बिल्कुल करवाई जा सकती हैं, किसी किस्म का उसमें मसला नहीं है। हाँ, जब बात आ जाती है सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन में जो दांत है वो या तो बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है और उनको अंदर से रूट सेक्शन से जो है उनको रिमूव करना पड़ता है, या अकलदार जैसे होती है उसमें थोड़ी सी सर्जरी करनी पड़ती है, गम्स को हटा करके और बोन जो होती है उसको थोड़ा सा ट्रिम करके उसके बाद फिर वो निकाला जाता है। इसके अंदर अमूमी तौर पे जो है एक्सरेज चाहिए होते हैं, रेडियोग्राफ चाहिए होते हैं। दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि 10-15 मिनट का काम नहीं होता, बाज़ दफ़ा ये कोई घंटे तक का प्रोसीजर जाता है। तो एक तो टाइम जो है वो काफ़ी देर पेशेंट को बैठना पड़ता है चेयर के ऊपर। तीसरा एक और ये होता है कि अक्सर औक़ात उसके अंदर एंटीबायोटिक्स दांत निकालने के बाद भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये 3 इश्यूज़ जो हैं इस सर्जिकल एक्सट्रैक्शन के साथ लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत हो तो बिल्कुल यस, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि ये सारे के सारे इस प्रोसीजर की तरफ जाया जाए। लेकिन अगर इसको डिले किया जा सकता है किसी भी वजह से तो फिर बेहतर ये है कि इसको डिलीवरी के बाद किया जाए। तीसरा जो प्रोसीजर है वो सिंपल फिलिंग्स का है। यस, बिल्कुल सिंपल फिलिंग करवाई जा सकती है, किसी किस्म का कोई उसमें सुन करने की अमूमी तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर उसमें नहीं खानी पड़ती है, कोई एक्सरेज अमूमन नहीं लेने पड़ते हैं। तो सिंपल फिलिंग्स किसी भी वक्त किसी भी ट्राइमेस्टर के अंदर करवाई जा सकती है, कम्प्लीटली सेफ़ है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि जो अवॉइड करना चाहिए वो ये कि जो एक पहले ज़माने में सिल्वर फिलिंग आती थी, अब भी बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स के अंदर वो फिलिंग हो रही है, जो सिल्वर अमलगम की फिलिंग होती है जिस मर्क्यूरी उसके अंदर शामिल होता है। इस वजह से जो रिकमेंडेशन है वो ये कि उस फिलिंग की तरफ ना जाया जाए। वाइट फिलिंग्स या दूसरी फिलिंग्स जो हैं वो करवाई जा सकती हैं। एक और जो ट्रीटमेंट है वो आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। ये अमूमन उनमें एडवाइस किया जाता है जहाँ पर शदीद किस्म का दांत के अंदर पेन स्टार्ट हो जाए। तो जब शदीद किस्म का पेन स्टार्ट हो जाए तो फिर रूट कैनाल उसको एडवाइस भी किया जाता है, और फिर इसको ये वो ट्रीटमेंट है जिसको डिले नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर अमूमी तौर पे पेन किलर भी खानी पड़ती है, इसके अंदर इंजेक्शन्स भी लगते हैं, इसके अंदर रेडियोग्राफ या एक्सरेज भी होते हैं। तो ज़रूरत के तहत इसको किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो सिंपल पेन किलर है वो दी जा सकती है, एंटीबायोटिक को अवॉइड किया जा सकता है, एक्सरेज जो हैं उनकी तादाद को कम किया जा सकता है, और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो ड्यूरेशन है अपॉइंटमेंट का, उसको भी कम रखा जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करना मुमकिन है, लेकिन बहरहाल ये ऐसा प्रोसीजर है जिसको डिले नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑर्थोडोंटिक ये ट्रीटमेंट की, या जिसको ब्रेसेस कहा जाता है, दांतों पे जो ब्रेसेस लगते हैं। जब ब्रेसेस लगते हैं या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक्सरेज भी लिए जाते हैं, और अमूमन एक्सरे जो है वो फुल माउथ के एक्सरेज होते हैं। तो स्टार्ट अगर करने का प्लान हो तो वो स्टार्ट ना करवाया जाए, ये ऐसा प्रोसीजर है जिसको डिले किया जा सकता है, इसमें इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर पहले से स्टार्ट हुआ हो, प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट हुआ हो और रेगुलर चेकअप हो उसका ब्रेसेस का, तो फिर ये कि उन रेगुलर चेकअप्स को करवाया जा सकता है, किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से एक और प्रोसीजर है जिसको वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग या टीथ ब्लीचिंग कहा जा सकता है। इसके अंदर एज सच कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि तकरीबन 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर ये जाता है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसको भी बेहतर ये है कि डिले करवा दिया जाए। तो एंड में मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ इस तरह से कर दूं कि अक्सर डेंटल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो करवाए जा सकते हैं, सिवाय चंद के जो कि इमरजेंसी ना हो, उनको बेहतर ये है कि उसको डिले करवा दिया जाए। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन एहतियात की जो कि करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान में। तो कुछ एहतियात तो जैसे पहले मैंने ज़िक्र किया था कि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ब्लीडिंग गम्स की और दांतों में कैविटी फॉर्मेशन की वजह से होती है, और उसकी मेन वजह जो है दांतों को क्लीन ना करना है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से दांतों को क्लीन किया जा सके उसको कर लिया जाए।
अगर मॉर्निंग सिकनेस है तो उसके बाद जैसे सिकनेस बेहतर होती है, जैसे जो मतली की सी कैफियत बेहतर होती है, उस दौरान में उसको ब्रश को कंटिन्यू करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि बाज़ केसेस के अंदर जब वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग के बाद उसको क्लीन जो वाटर होता है उससे उसको रिंस तो ज़रूर किए जा सकते हैं, कुल्ली की जा सकती है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग के अंदर जो एसिड होता है वो दांतों के ऊपर लगा हुआ होता है, और इस दौरान में अगर ब्रश कर दिया जाए तो फिर उसका जो सरफेस होती है वो डैमेज हो सकती है। तो वॉमिटिंग बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके फौरी तौर पे वॉमिटिंग के बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि दांतों को अच्छी तरीके से, मुंह को रिंस कर लिया जाए, कुल्ली अच्छी तरीके से कर ली जाए, और कुल्ली करने से ही साफ़ कर लिया जाए, ब्रश की तरफ ना जाया जाए। एक और जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब भी अगर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए किसी क्लिनिक का इंतखाब किया जाए तो वहाँ जाने से पहले उनको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लिया जाए, ताकि आप जब वहाँ पर जाएं डेंटल क्लिनिक पे तो आपकी वेटिंग के लिए ना बैठना पड़े, उस आपका फ़ौरन तौर पे नंबर आ जाए। अपॉइंटमेंट पहले लिया हुआ होगा तो वो नंबर आने के जल्दी चांसेस हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जाने से फ़ौरन पहले जो है वो ब्लेडर को ख़ाली करके जाया जाए, यूरिन करके जाया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ट्रीटमेंट्स जो हैं लंबे होते हैं, कुछ शायद टाइम वेटिंग के अंदर भी बैठना पड़ता है, और अमूमी तौर पे डेंटल क्लिनिक्स के करीब जो वॉशरूम है उसकी फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से जाने से फ़ौरन पहले जो है रेस्ट रूम से या वॉशरूम से जो है फ़ारिग हो करके उसके बाद फिर डेंटल क्लिनिक जाया जाए। एक बड़ी अहम चीज़ ये कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो उसको ज़रूर ये बता दीजिएगा कि आपका प्रेगनेंसी है और कौन सा ट्राइमेस्टर है। इवन ये भी कि कौन कौन सी मेडिसिन्स जो हैं आप इस्तेमाल कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपका जो भी ट्रीटमेंट डिसाइड होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, तो डॉक्टर को बताना ये बहुत ज़रूरी है। इवन इतना कि आपको अगर कंफर्म ना हो, क्योंकि शुरू का बिल्कुल अर्ली का जो पीरियड होता है उसमें प्रेगनेंसी ज़रूरी कंफर्म नहीं होती, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी प्रेगनेंसी हो सकती है तो ये भी डॉक्टर को बता दिया जाए कि जी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रेगनेंसी है। ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मेडिसिन्स के हवाले से भी, एक्सरेज के हवाले से भी, और ट्रीटमेंट के हवाले से भी। इस वजह से इस डॉक्टर को बताना जो है, ये डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद कोई इस हवाले से आपको क्वेश्चन करना हो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।